नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एक दिन एक फैसला, जगह अलग अलग, लेकिन हिंसा का पैटर्न एक तरीके से, वो चाहे बांग्लादेश हो या फिर बंगाल का मुर्शिदाबाद। और ये बवाल क्यों हुआ, किस तरीके से आगजनी हुई, जो कि नॉर्मल हिंसा देखने में लग रही थी, लेकिन उसके पीछे कहानी और साजिश बहुत बड़ी है। उन्हीं सब साजिशों को समझने की कोशिश करेंगे। एक्सपर्ट पवनीत सिंह जी भी हैं और अनुपम प्रसून जी भी जी। और एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं इस पूरी चर्चा में कि जो बांग्लादेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक हुआ और पिछले कुछ सालों में या कुछ महीनों के भीतर पश्चिम बंगाल से कुछ ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई, या मुर्शिदाबाद, खासतौर पर मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर 24 परगना, इस इलाके से एक ऐसे संगठन से जुड़े कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई जिस संगठन के बारे में यह दावा किया जाता है कि वो आतंकवादी संगठन है। उसका नाम है अंसारुल इस्लाम, जमाते इस्लामी। ऐसे कई संगठन के लोग गिरफ्तार किए गए। और कल जो भड़काऊ भाषण दिया गया उसमें भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इनसे कनेक्शन निकाला जा रहा है। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, पवनीत सिंह जी, वो बेहतर समझा पाएंगे। सर, ये जो बांग्लादेश टू बंगाल, ये जो एक ही दिन, एक ही टाइम, एक ही कम्युनिटी को टारगेट करने का जो ये खेल चला है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या एक नॉर्मल ये विरोध प्रदर्शन था या इससे कुछ ज्यादा था? देखिए अनुपम जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो पश्चिम बंगाल का राज्य है इस मोमेंट पर एक बड़ी गंभीर परिस्थिति के थ्रू गो थ्रू कर रहा है, क्योंकि जब से वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है और एक कानून बना है, देश में एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है कि जिससे कि दंगा फसाद हो। आपको ये दंगे फसाद की टाइमिंग को भी और गौर करना है, क्योंकि एक जगह पर जब ट्रंप ने टैरिफ लगाई और टैरिफ लगाने के बाद आज की डेट में अगर विश्व की कई इकोनॉमिक कंपनियां जो हैं बड़े देशों में, दूसरे देशों में, जो भारत को एक नजरिए से देख रही हैं आने के लिए कि हम भारत में अपना कमोवेश लगाकर यहाँ पर पूंजी लगाएंगे, उस समय एक रणनीति की तरह कि भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए, प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर किए जाए, ये एक लार्जर गेम प्लान का हिस्सा है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज ये चीज हमें जाननी है। और दूसरा, इस मोमेंट पर जो बांग्लादेश की परिस्थिति है, बांग्लादेश एक ऐसा बेस मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप में बन चुका है कि जहां पर जमाते इस्लामी से लेकर अंसारुल बंगला टीम से लेकर हिजबुत तहरीर से लेकर अलग अलग प्रकार के जो संगठन हैं वो वहां से ऑपरेट कर कर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, 24 परगना, मालदा, इन सारे जिलों के अंदर सलाफिज्म को अग्रेसिवली प्रमोट कर रहे हैं। और ये जो सलाफी इस्लाम है जिसको यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य केवल ये है कि एक रेडिकल वेव यहाँ पर क्रिएट की जाए, उसको वक्फ के साथ जुड़ा जाए। और अभी आप आने वाले समय में ये भी देखेंगे कि एक जगह पर वक्फ का मुद्दा हो जाएगा, एक जगह पर जो हमारे साउथ इंडिया के राज्य हैं जहाँ पर वो हिंदी को लेकर, डिलिमिटेशन को लेकर चर्चा कर रहे हैं। एक जो मेरा असेसमेंट कहता है वो ये है कि एक बहुत बड़ा फ्रंट खोला जाने की एक संभावना दिख रही है। ये तो जो इस चीज से ये चीज जी जी ये जो संगठन है ये काम कैसे करते हैं और इनका ऐसा करने का मकसद क्या है? ये चाहते क्या है? भारत से, हिंदुस्तान से चाहते क्या है? इनके तो कैडर, इनके स्लीपर सेल तो लगातार पकड़े जा रहे हैं। देखिए, आज की डेट में भारत की चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, जो दो प्रसिद्ध प्रमुख संस्थाएं हैं केंद्र सरकार की, वो बहुत अग्रेसिव लेवल पर इनके स्लीपर सेल्स को पहली बात तो तोड़ रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये जो आपने पूछा कि इन लोगों का मकसद क्या है, इन लोगों का मकसद, ये जो वामपंथिक इस्लामिक जिहादी सोच के लोग हैं, इनका केवल एक ही मकसद है कि भारत विकसित भारत की ओर ना बढ़े, भारत में किसी प्रकार की प्रगति ना हो, और जिस भी तरीके से चाहकर ये लोग हिंदुओं को एक जगह पर बदनाम करें और दूसरी जगह पर अपने वोट्स को कंसोलिडेट करें। इनका इस पूरे गेम प्लान में जो लार्जर नैरेटिव है वो सिंपल है कि भारत के अंदर किसी प्रकार के विकास को बाधा बनाकर उस विकास में हर प्रकार की बाधा बनकर हमें पेश होना। और आप एक पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। पैटर्न ये है कि 2014 में जब सरकार आती है तो 2015-16 में यही चीजें होती हैं। उस समय इंटॉलरेंस से लेकर मॉब लिंचिंग की बातें। 2019 में ये सरकार आती है तो उसके आसपास सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से लेकर फार्म प्रोटेस्ट। 2024 में ये सरकार आती है और उसके बाद 2025 में अब वक्त संशोधन बिल हो गया एक जगह पर, और यहाँ पर दूसरा डिलिमिटेशन और हिंदी इम्पोजिशन। ये एक पैटर्न ऑब्जर्व, ये हर बार हो रहा है कि जब भी नई सरकार आ रही है, नई सरकार एक रोड मैप बना रही है, रोड मैप को बेसिकली डिरेल करने के लिए, उस रोड मैप को ब्रेक करने के लिए इनकी रणनीति इसी टाइम पीरियड पे चलती है। इसमें कोई पाकिस्तान का भी रोल आपको दिखता है? ये जो संगठन है, क्या इनका कोई कनेक्शन पाकिस्तान से भी हो सकता है?
देखिए, बहुत लंबे समय तक इन सारे संगठनों का जो बेस ऑपरेशन होता था वो बांग्लादेश होता था। जब तक बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, इन सारे संगठनों के ऊपर कंप्लीट काबू पाके भारत की सरकार और बांग्लादेश की सरकार मिलकर काम करती थी। जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, उसने तब से यहाँ पर इन सारे इस्लामिक जिहादियों को रेडिकलाइज करके उनको एक खुली छूट दे रखी है और पूरी की पूरी उस टेरिटरी में सवाए रेडिकलाइजेशन के इस मोमेंट पर और कुछ नहीं हो रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप समझने की कोशिश कीजिए कि बांग्लादेश के इतने बुरे हाल हैं कि मोहम्मद यूनुस को 3 दिन पहले जो है चीन के विमान में बैठकर चीन जाकर एक विजिट करके लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करना पड़ा, क्योंकि आज की डेट में जो पूरा इस्लामिक जिहाद का इन्होंने गेम प्लान यहाँ पर बना रखा है, उस गेम प्लान के तहत सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश में खुली छूट मिली और 1950-60 के दशक में भी यही चीज होती थी। जब ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, उस समय भी पाकिस्तान जो है इसी ईस्ट पाकिस्तान को बेस बनाकर चीन की मदद लेकर भारत के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करता था, जो आज भी चल रही है रणनीति। सर, हर बार बंगाल ही ऐसा क्यों होता है जहां पर देश में कुछ भी हो सबसे पहले हिंसा वहीं होगी? रोहित जी, आपका ये सवाल मैं बड़ा इंपॉर्टेंट है इसी कारण से, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल कभी पहले था ही नहीं। अगर आप भारत के पूर्व इतिहास को पढ़ के देखते हैं 1950 से लेकर, तो बंगाल में कभी किसी प्रकार की कोई समस्या हुई नहीं, क्योंकि बंगाल में एक समय पर लेफ्ट वामपंथिक सोच की सरकार थी, वो खत्म हुई, कांग्रेस की सरकार, वामपंथिक सोच की सरकार मिली जुली आई। लेकिन जब से ये सरकार जो इनकम्बेंट वहां पर चल रही है, तब से इस सरकार का एक ऑब्जेक्टिव रहा है माइनॉरिटी अपीसमेंट। और आज की डेट में अगर आप देखें तो सिर्फ इस सरकार का नहीं, बल्कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जो खड़ा है उसका एक ही एजेंडा है माइनॉरिटी अपीसमेंट। तो उन्होंने गेम वैसे भी 80 वर्सेस 20 का कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आज की डेट में अगर आप देखेंगे, फिर से मैं यही कहूंगा कि बांग्लादेश की प्रॉक्सिमिटी बंगाल के साथ होना, बंगाल में ये माइनॉरिटी अपीसमेंट होना, और बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं, जहां पर रेडिकल इस्लाम और जिहादी इस्लाम और सलाफी इस्लाम को तीनों को एक खुली छूट मिली हुई है, उस पर्टिकुलर ट्रेंड ऑफ इस्लाम का इन्फ्लक्स होना बंगाल, ये तीनों चीजें यहाँ पर मैट करती हैं। इसी रीजन से आप देखिए कि जो भारत के अभी हमारे यहाँ पर डिबेट चल रहा है कि हम एक इमिग्रेशन का कानून लेके आने वाले हैं। मैं आपको आज ये भी बता रहा हूँ आपके इस प्रोग्राम पर कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर आप इस इमिग्रेशन के बिल के ऊपर भी बवाल देखेंगे, क्योंकि इस इमिग्रेशन पूरे के पूरे बिल के तहत सबसे बड़ा उद्देश्य केवल ये होगा, जो इलीगली भारत में घुसपैठी बांग्लादेश आए हुए हैं, जो कुछ राजनीतिक वर्गों के और पार्टियों के वोट बैंक बने हुए हैं, उन वोट बैंक्स को यहाँ पर छीना जाएगा। इसी रीजन से आप देखिए कि आज की डेट में ये पूरा यहाँ से ही गेम प्लान इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो आप 2 सेंटर्स ऑफ प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर होते हुए देखेंगे। जो अभी इस मोमेंट पे दिख रहा है उसमें सबसे पहला हमारा बंगाल रहेगा और दूसरा तमिलनाडु रहेगा। अच्छा, ये जो सलाफी मुसलमान है, ये आपके हिसाब से कहाँ तक फैल गए हैं? हम तो अक्सर ये देखते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं कि पूरा बंगाल के कई जिले, उनकी पूरी डेमोग्राफी बदल गई है। तो क्या ये सिर्फ बंगाल ही बदला है या भारत के कई ऐसे पॉकेट हैं जिनको इन लोगों ने बदल दिया है, उनके डेमोग्राफी चेंज कर दी है? जी अनुपम जी, यहाँ पर 2 चीजें हैं। सबसे पहली बात तो देखिए कि सलाफी इस्लाम का मतलब एक साधारण लैंग्वेज में ये होता है कि एक वो मुसलमान जो प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद के पहले 3 जनरेशन्स को जो फॉलो करा इस्लाम वालों ने, उनको बेसिकली कॉपी कर, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद थे, उनके बाद के जो 3 जनरेशन्स ऑफ मुस्लिम्स आए, उन मुस्लिम्स की जो प्रैक्टिसेस थी, ऐसा माना जाता है कि सबसे पहली बात वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इस्लाम था, क्योंकि उसमें कोई डिविएशन नहीं थे। जिसमें ये इस्लाम में शब्द यूज करते हैं बिदा का मतलब होता है इनोवेशन। तो यहाँ पर ये चीज समझने की बात है कि पहली बार सलाफिज्म पर से कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, लेकिन सलाफिज्म को कुछ जिहादी संगठनों ने नेगेटिव बनाया है, क्योंकि उन्होंने सलाफिज्म को जोड़ा है वहाबिज्म से। और आज की डेट में जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं, तो बांग्लादेश में जो पाकिस्तान को खुली छूट मिल रखी है, वो पाकिस्तान आज की डेट में वहाबिज्म को बांग्लादेश में फैला रहा है। और ये वहाबिज्म जो है, ये वहाबी मूवमेंट और वहाबी स्कॉलर जो है, यही सलाफिज्म के तहत उस वहाबिज्म को पहली बात तो बंगाल में भर रहे हैं। दूसरा, आपका जो सवाल सबसे महत्वपूर्ण कि क्या ये सिर्फ बंगाल में सीमित है, इसका उत्तर बिल्कुल गलत है कि ये बंगाल में सीमित नहीं है। ये बंगाल से लेकर झारखंड से लेकर आज की डेट में भारत के जितने भी दक्षिण राज्य हैं, हर जगह पर ये भरे हुए हैं। आप कर्नाटका में जाइए, कर्नाटका के मैंगलोर में जाइए, मैंगलोर कोस्टल एरिया है, वहां पर इस मोमेंट पर अग्रेसिव लेवल पर कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है और 90% कंस्ट्रक्शन वर्कर वहां पर जो है इलीगल बांग्लादेशी है। तो ये कैसे पहुंच रहे हैं, इनको नौकरियां कैसे मिल रही हैं, और कुछ चुनिंदा राज्यों में ही इनकी आज की डेट में इतनी भरपूर मात्रा क्यों है? बिल्कुल सर। अनुभव जी, मेरा आप सवाल है, राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी को ये हिंसाएं सूट करने लगी हैं क्या?
आपसे सवाल है अनुपम जी। जी देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि सूट कर रही है, और बेहतर तो पवनीत सर बता पाएंगे, मैं आऊंगा इस पर जवाब दूंगा। पवनीत बिल्कुल, सर के पवनीत पास सर। समय कम है, तो पवनीत सर मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि इतना सारा डेटा मौजूद है इस वक्त हमारे पास, सब कुछ पता है कि लगातार घुसपैठ हो रहा है, बंगाल की स्थिति बिगड़ रही है। आप देखिए कि 15 साल तो हो ही गए ममता बनर्जी को, 15 साल से वो वहां बैठी हैं, उनको तो और अच्छे से पता होगा। तो क्या इस पर कभी एक्शन हुआ ही नहीं, या ममता बनर्जी नहीं लेना चाहती हैं? वजह क्या, आप अभी तक क्या रीड कर पाए? देखिए, एक बात स्पष्ट है कि इंफॉर्मेशन सबके पास होती है, ऐसी बात नहीं है कि इंफॉर्मेशन की इतला किसी के पास नहीं होगी। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपके पास पॉलिटिकल इंटेंट और पॉलिटिकल विल है उसके ऊपर कार्य लेने की और इंटेलिजेंस के ऊपर कुछ एक्ट करने की। जब आपके पास आज की डेट में ये बात कई बार आपको बताई जा चुकी है कि घुसपैठी आ चुके हैं, डेमोग्राफी पूरी वहां पर कई जिलों की बदल चुकी है, उसके बावजूद भी अगर आप इलीगल घुसपैठियों को वहां पर पनाह देते हैं, उनको वहां पर अपने पार्टी के कार्यकर्ता बनाते हैं, उनको वहां पर जोड़कर उनको रणनीतिक अच्छा, ये और पार्टी के कार्यकर्ता भी बन जाते हैं आप टीएमसी एक के? चीज मुझे बताइए कि संदेश खाली में क्या हुआ था? जो पूरा संदेश खाली का मुद्दा था, उसमें क्यों आज की डेट में जो ग्रास रूट लेवल पर वहां पर जो वायलेंस करते हुए लोग पकड़े गए थे, जिनको इवेंचुअली आगे जाकर अरेस्ट भी किया गया, वो क्यों उनके तार बांग्लादेश से जुड़े थे? तो कहीं ना कहीं इनको पॉलिटिकल पेट्रोनेज पूरा है, और ये पॉलिटिकल पेट्रोनेज के तहत ही ये लोग आज की डेट में इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। और जहां तक देखिए ममता बनर्जी की बात है, चंद महीनों की चीज है, वो उनकी पार्टी में ऑलरेडी टूट बन चुकी है, और अनदर आप अगले इलेक्शन में देखेंगे कि अब उनका आना तय नहीं है। अच्छा, केंद्र सरकार का इस पे क्या रोल देखते हैं? रिपोर्ट तो केंद्र सरकार के पास भी होगी, क्या सरकार केंद्र की उसे रोक नहीं सकती है? और रोक रही है तो क्या कर रही है, क्यों नहीं दिखता उसका असर? नहीं, देखिए अनुपम जी, यहाँ पर भारत जो है एक संविधान के तहत चलता है। चाहे कुछ लोग अपने हाथ में संविधान लेकर देखते रहें, घूमते रहें, लेकिन उन्होंने कभी संविधान पढ़ा नहीं है। दिक्कत ये है कि केंद्र सरकार का रोल यहाँ पर बड़ा सीमित है, क्योंकि केंद्र सरकार इस जंक्चर पर एक ही काम कर सकती है सिर्फ, और वो काम ये है कि उसका इंटेलिजेंस का जितना भी शेयरिंग है वो प्रोवाइड कर सकती है। लॉ एंड ऑर्डर भारत के संविधान के तहत लिस्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन के 7वें शेड्यूल यानी कि स्टेट सब्जेक्ट है। तो इसके ऊपर कार्य अगर करना है, पहली बात तो वो राज्य की सरकार ही कर पाएगी। तो राज्य की सरकार को इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर आज की डेट में मल्टी एजेंसी सेंटर से लेकर भारत की जितनी भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, उनके तहत बीएसएफ की जो जी ब्रांच है जो इंटेलिजेंस गैदर करके देती है, उसके तहत सबके तहत इंटेलिजेंस दी जाती है। वो तो बीएसएफ को रोक देती हैं, वो तो बाड़ेबंदी को रोक देती हैं। भारत अपने बॉर्डर की बाड़ेबंदी करता है, उस पर उनको आपत्ति हो जाती है, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपत्ति हो जाती है, आरोप भी लगा देती है कि बीएसएफ वाले घुसपैठ करा रहे हैं। हाँ ठीक है, वो तो चलिए, उनको बोलने का अधिकार है। भारत में इस समय कोई भी बोल सकता है, तो बोलने के लिए किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। बट हमें इस चीज़ से संतुष्ट रहना है कि जो भी सत्यानाश पश्चिम बंगाल का हुआ है वो ज़्यादा समय नहीं चलेगा। 4-6 महीने की मेहमान है, वो अपना समय काट रही हैं। इसके बाद एक बार सरकार बदलती है तो आप देखेंगे किस प्रकार से बंगाल में ये जो पूरे के पूरे घुसपैठी हैं, इनको निकाल कर भेजना ही एक स्ट्रेटेजी है, एक विकल्प है, और कोई तरीका नहीं। अच्छा, एक दो आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। ये जो अंसारुल इस्लाम या ये जो इस्लामी संगठन है जमाते इस्लामी, जिसके नेता जसीमुद्दीन रहमानी को आपने देखा यूनुस ने आते ही रिहा कर दिया, अंसारुल इस्लाम के नेता को रिहा कर दिया, इन लोगों ने जो बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया गया था, उस समय भी एक नैरेटिव का खेल किया था। वो मंदिर, वो कुरान शरीफ, माँ दुर्गा के पांव के नीचे, वो क्या था? वो जरा वो आप बताएंगे, समझाएंगे कैसे बांग्लादेश से ये लोग पहुंचे यहां तक नैरेटिव के खेल को लेकर? देखिए अनुपम जी, एक बड़ी स्पष्ट सी बात है कि जो बांग्लादेश में प्रैक्टिस किया गया था उसी सेम पैटर्न को नागपुर में रेप्लिकेट किया गया। नागपुर में भी वही चर्चा हुई थी कि कुरान शरीफ के पन्ने निकाले गए हैं, वहां पर औरंगजेब के वहां पर कुछ बोला गया है। ये पूरा का पूरा गेम प्लान रचा बांग्लादेश में गया था। तो ये वहां से रच कर उसी मेथोडोलॉजी को इन्होंने टेस्ट रन दिया भारत में, नागपुर में, और जब इन्होंने नागपुर में उसका एक सक्सेस प्राप्त कर लिया तो अब इनके पास एक केस स्टडी डॉक्यूमेंट हो गई कि ये प्रकार के प्रोटेस्ट एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाकर, जिसके तहत कोई आपको घटना के बारे में सच्चाई पेश करने की आवश्यकता नहीं है, रूमर, जिसको हम फियर मॉन्गरिंग कहते हैं, रूमर के बेसिस पे, फियर मॉन्गरिंग के बेसिस पे लोगों को मोबिलाइज करके इस प्रकार के माइक्रो प्रोटेस्ट हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने वहां पर सीखी है, उस चीज को भारत में अपनाया है। और मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आप पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु 2 राज्यों को ऑब्जर्व कीजिएगा, ये पैटर्न्स अब यहाँ से और निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी ये पूरी बातचीत दर्शकों को कैसी लगी
दर्शक कमेंट करके जरूर बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से पवनीत जी ने कहा कि अगले 4-6 महीने में बहुत कुछ बदलने वाला है बंगाल में भी और बांग्लादेश में भी, तो उस पर भी आप लोगों की राय क्या है बताइएगा जरूर। पवनीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अनुपम जी आपका भी। बाकी बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।